राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत विनोबा भावे के समर्पित शिष्य पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी का नाम आज परिचय का मोहताज नहीं है। ये विगत 48 वर्षों से माता रुक्मणी सेवा संस्थान द्वारा बस्तर की सेवा करते हुए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान से सम्मानित हो चुके हैं। इनकी सेवा, समर्पण, त्याग और सादगीपूर्ण गरिमामय व्यक्तित्व के कारण इन्हें बस्तर का गांधी भी कहा जाता है। ये बच्चों और बड़ों के बीच ताऊ जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। सुप्रसिद्ध गांधीवादी विचारक, समाज सुधारक, श्रमनिष्ठ, शिक्षा को समर्पित और माता रुक्मणी सेवा संस्थान के संस्थापक पद्मश्री धर्मपाल सैनी का जन्म 24 जून 1930 को धार नगर मध्य प्रदेश में हुआ। पिता स्वर्गीय दयाराम चौधरी के धार महाराज के यहाँ कार्यरत होने के कारण इनका बाल्यकाल सुख समृद्धि में व्यतीत हुआ। इन्होंने आनंद कॉलेज धार से 1952 में इंटरमीडिएट और 1954 में होलकर कॉलेज इंदौर से बीकॉम की शिक्षा पूर्ण की। पद्मश्री धर्मपाल सैनी वॉलीबॉल के जाने माने खिलाड़ी रहे हैं और इन्होंने खेल के क्षेत्र में कई पुरस्कार जीते हैं। 11 अक्टूबर 1976 को पूज्य बाबा विनोबा भावे जी की सहमति और उनके आशीर्वाद से बस्तर के डिमरापाल में माता रुक्मणी सेवा संस्थान की स्थापना की। वर्तमान में बस्तर संभाग में 36 आश्रमों से संचालित महिला शिक्षा की यह एक अग्रणी संस्था है, जहां के बच्चे न केवल शिक्षा बल्कि सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों में लगातार राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करते रहे हैं और इन्होंने बस्तर का नाम पूरे विश्व में विख्यात किया है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि आखिर 95 वर्ष की उम्र में भी पद्मश्री धर्मपाल सैनी कैसे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिन्हें न शुगर है, न बीपी है, न थायराइड और न ही किसी अन्य प्रकार की कोई भी बीमारी। आखिर क्या है इनके फिटनेस का राज? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी 24 जून 2025 को पूरे 95 वर्ष के हो गए और इस उम्र में भी इनके फिटनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी ये प्रतिदिन लगभग 4 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में आशुतोष प्रसाद बात कर रहे हैं पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज़। मैं हूं आशुतोष और अभी हमने जिन महान शख्सियत के बारे में आपको जानकारी दी वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके आश्रम में मौजूद हैं, उनसे आशीर्वाद लेने भी आए हैं और उनके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि कुछ प्रेरणादायी बातें आप तक भी पहुँचें, हम भी सुने, आप भी फॉलो करें, हम भी फॉलो करें और अपने जीवन को ठीक उसी तरह सुखमय बनाएं जैसे आदरणीय हमारे पद्मश्री ताऊ जी के नाम से भी जिन्हें जाना जाता है, परम आदरणीय धर्मपाल सैनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं संवाद न्यूज़ में। धन्यवाद। फिलहाल सबसे पहले बताएं कि आप अभी कैसे हैं? मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, सक्रिय हूँ, मेरे को कोई परेशानी, आयु के हिसाब से मेरे को कोई परेशानी नहीं है। बहुत सुंदर। और हम माँ दंतेश्वरी से ये प्रार्थना करेंगे और सबकी दुआएं आपके साथ हैं कि आप दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें और आपसे हम प्रेरणा लेते रहें। बस ये दुआएं जो शब्द आपने बोला ना जी, कि मेरे बच्चों के जो बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 50 साल से, वो बच्चे, उनके माता पिता और जो ग्रामीण जिलों में जहाँ मैंने काम किया, उन सभी जो दुआएं हैं, मैं मानता हूँ कि उन्होंने मुझे युवा बना रखा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी 24 जून को हम सब ने मिल करके इनका 95 ईयर्स जन्मदिन मनाया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर इनकी फिटनेस का राज क्या है, इनकी ऊर्जा का राज क्या है। सिर्फ शरीर में नहीं, मानसिक रूप से भी
हम तो इनकी उम्र के आधे भी नहीं हुए अभी, लेकिन हमारी हालत, आपके फिटनेस का क्या राज है, अब आप बताइए हमें। जब मैं छोटा था, जी 8 वर्ष की उम्र का, 7-8 वर्ष का उम्र था, तो मेरे पिताजी को सन्यासियों को ला के बैठाने की आदत थी। अच्छा, सन्यासियों को घर पे ले आते थे। जो हम जो 4-5 परिवार थे ना जी। धार महाराज के, उसमें तो वो कोई सन्यासी या कोई महाराजा से मिलने आया तो वो उनको निवेदन करके हम लोग उसमें ले आया करते थे। अच्छा। और कहते थे इनके पास बैठो। तो वो सन्यासी भी हमारे साथ बात करता था, कहानी सुनाना, ये करना, हम भी पूछते थे। तो ये हम जब बहुत छोटे थे, 6-7 साल की उम्र से हैं, जी तो ये हमारा सिलसिला चला है 13-14 साल का। तो मेरा एक लगाव उनके साथ हो गया, सन्यासियों के साथ में, कि यार ये बड़े ज्ञानी होते हैं। और हमको तो उसमें लगता था कि सब जानते हैं दुनिया को, जैसे किताब पढ़ते हैं ना हम, कि जो वो होते थे आचार्य। हाँ, ये छोटा बच्चा समझता है कि मेरे माँ बाप सब कुछ जानते हैं, लेकिन वो माँ बाप को पता है कि उनका भी एक स्तर है। ठीक उसी तरह आप भी जानते थे कि ऐसा सोचते थे कि सन्यासियों को भी सारी चीज़ें सब ज्ञान है, बताएं, जो पूछो वो बताते हैं। उन्हें इनको एक क्षण नहीं लगता बताने में। तो वो मेरे पर इम्पैक्ट हुआ, एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। दूसरा ये हुआ कि मेरे मन में आने लग गया कि मैं भी सन्यासी बनूंगा। अच्छा 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 अच्छा। तो मैंने एक दिन कह दिया, मैं अपने बाप का अकेला बेटा हूँ। हाँ जी। मैंने कह दिया कि ये जो आते हैं ना ये सन्यासी लोग, मैं भी वैसे बनूंगा। तो उन्होंने मेरे को एक थप्पड़ मारा। अच्छा, ऐसी शुरुआत हुई थी सन्यासी बनने की। जी जी जी। तो किसने कहा ये, और 2-4 से गालियाँ दी उसको। किसने कहा तेरे के सब ये कि शादी नहीं करूँगा और ये करूँगा? कौन बहका रहा है? कौन बहका रहा था? जी जी। बहकाना सब तो नहीं बोले, कौन किसने कहा तेरे को? प्रेरित कर रहा है कौन? तुमने कहा नहीं, मेरे को कोई नहीं कर रहा। आप ये जो सब यहाँ लाते हो ना, उनको खाना ना खिलाते हो, तो अधिकांश खिलाते हो, मैं ही खिलाता हूँ वहाँ से अंदर से ला के इन लोगों को। यहाँ पे लड़का मैं ही हूँ, बाकी तो छोटी छोटी बहन है मेरे, छोटी हैं सब। तो मैं उनको अंदर से खाना लाता हूँ, यहाँ उनको परोसता हूँ, बैठता हूँ, वो बातचीत करते हैं, उनकी बातचीत सुनता हूँ, कुछ मैं पूछ लेता हूँ। तो उन्होंने घर में नाम बुलाना सन्यासी बंद कर दिया। ओहो ओहो। लेकिन आपने जो बात उनसे कही, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, तो ये नाराजगी प्रकट की, उन्होंने सवाल पूछ किया और उन्होंने सन्यासी को घर में बुलाना बंद कर दिया। लेकिन अब जानते हैं, आप कुछ लगन लग जाए तो फिर मैं उनके सन्यासी के जाने लग गया। इधर का द्वार बंद हुआ उनके लिए, तो आप उनके द्वार तक पहुँच गए। सन्यासी ठेठती थे ना। जी, आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह उठने से लेकर के थोड़ा सा बताएंगे शाम तक का, ऐसी दिनचर्या जो वर्तमान की ना हो लेकिन शुरू से आपने उसे फॉलो किया है। देखिए, मेरे पिताजी थे ना जी, वो एक तरह से जिसको कहते हैं ना आसन प्राणायाम वाले करने वाले जी, थे, जी। योग करने वाले थे। जी। तो वो 4:30 बजे उठ जाते थे जी। और शौचालय से लेते थे, योगा करना, ध्यान करना, सब करते थे। मैं पड़ा देखता रहता था। मेरे को कभी नहीं कहा उनने तू भी कर, कभी नहीं कहा। लेकिन मेरे मन में आई जब ये कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा तो है। फिर मैंने देखा कि उनके पास में जो आते हैं उनसे मैंने पूछा तो वो भी करते हैं सब। तो मुझे लगा ये कोई अच्छी चीज़ है, बहुत सभी कर रहे हैं, ध्यान जा रहे हैं और स्वस्थ है सब, चेहरा चमकता है इनका। तो मेरे को वो कहा करते थे कि तू बहुत चेहरा चमकता, तेरा लाल चट गुलाबी है, गुलाब है तू, गुलाब यहाँ का। तो अभी जो यहाँ के स्थानीय निवासी जो आपसे मिलते हैं, अभी आपके प्रति ऐसे ही बोलते हैं जैसा आप उनके बारे में बोलते थे। जी, फिर आगे बताएं। तीसरी क्लास में आने के बाद में कोई 1-2 सन्यासी आए, तो उन लोगों में से किसी ने शायद मेरे को ये कहा था, मैंने कहा आप बहुत अच्छे लगते हो मेरे को, बहुत अच्छी बातें करते हो आप, तो सन्यासी बनेगा क्या? तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बनूंगा सन्यासी। क्यों नहीं बनेगा? मैंने कहा मैं अपने बाप का अकेला लड़का हूँ। उनने उत्तर दिया, एक सन्यासी कि बेटे एक बेटा अगर शादी करता है तो बाप का ऋण खत्म कर पाता है, अपने यहाँ शास्त्रों में लिखा है। लेकिन अगर वो सन्यासी बन जाते ना तो बहुत पर पीढ़ी चढ़ जाती है उसकी। मैं पीढ़ी समझता नहीं था। फिर पीढ़ी पूछा, पीढ़ी क्या होती है?
पर तेरा बाप का बाप का बाप का बाप का बाप का बहुत तर वो पीढ़ियाँ उतनी कहलाती हैं। पीढ़ियाँ तर जाती हैं। अगर सन्यासी बन जाएगा ना और ईमानदारी से सन्यास बन गया और भगवान में मन लग गया तो 72 पीढ़ियाँ तरेगी। और तू अकेला शादी करेगा तो तेरा बाप तरेगा, इससे ज़्यादा दादा तरेगा। ठीक बात है। तो आपने बताया कि पिताजी सुबह उठ जाते थे, योग प्राणायाम करते थे, आप उन्हें देखते थे, उन्होंने आपसे कभी कहा नहीं करने को, लेकिन आपने फिर देखा कि इनके साथ जो जुड़े हैं वो भी कर रहे हैं, स्वस्थ हैं। फिर उसके बाद आपने कब शुरुआत की ये सब? बच्चों से बचपन से? मैं 9-10 वर्ष का हूँ। अच्छा, तो कौन कौन से ध्यान प्राणायाम करते हैं आप थोड़ा सा बताएंगे? आसन तो 5-6 करता था जी। जो आपने सुने, और शीर्षासन के बाद में ध्यान। फिर ये आसन करने के बाद में ध्यान करता था कि ध्यान क्या होता मुझे मालूम नहीं था ध्यान क्या, लेकिन मुझे लगता था कि मन बिल्कुल शांत हो गया है और एक स्फूर्ति महसूस होती थी। मेरा पहला अनुभव ये है कि मन बिल्कुल शांत हो गया और एक स्फूर्ति पैदा हुई जिसमें से कुछ विचार अपने आप पैदा होते हैं। हाँ, ठीक। मेरे पढ़े नहीं थे, आपने अनुभव किया? मेरे मन में वो अपने आप विचार हुए। ठीक है। हम लोग पहले, आज के समय में हम सब पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं होती। उस समय आपने कुछ पढ़ा नहीं, सीधे आप कर्म करने लगे और उसका परिणाम आपने खुद अनुभव किया। मैं भी ध्यान करने लग गया, उनको देखा देखी बैठने लग गया, कोई आसन प्रणाम करता मैं भी ध्यान करता। तो धीरे धीरे मुझे लगा कि मेरे अंदर तो कुछ अपने आप ही विचारों की हलचल होती है। परिवर्तन नजर आने लगा। और दूसरा क्या होने लग गया, सब लोग मेरे से कहने लग गया, धर्मपाल तो पहले बहुत झगड़ालू था, अब तो अच्छा हो गया। अरे बाप रे, तो और मोटिवेशन मिल गया। तो आप वॉलीबॉल के खिलाड़ी रहे हैं, ध्यान, योग, प्राणायाम ये सब आपने किया, और इसके बाद आहार में आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? आपका आहार क्या है सुबह से लेकर शाम तक, और टाइमिंग क्या है, थोड़ा ये बताइए। देखिए, हम लोगों के परिवार में मांसाहार था, लेकिन मेरे पिताजी मांसाहार नहीं करते थे। अच्छा। मेरी दादी मंगला करके जो नाम था उनका, वो शिव की बड़ी भक्त थी। अच्छा। शिव के कंठी वाली थी उसने। जी जी जी। तो हमारे घर में मांस वगैरह सब बंद कर दिया था, अंडा वगैरह आ ही नहीं सकता था खाने के, तो स्वाद छोड़ जी दीजिए। जी जी। इसलिए मेरे को कहीं भी शादी ब्याह वगैरह में अकेले नहीं जान दिया जाता था कि इसको अंडा खिला देंगे, इसको मांस खिला देंगे। मेरे पिताजी ही मेरे को लेके साथ में जाते थे और अपने साथ में पत्तन मेरे खाना खिला कर आते थे। तो मेरे को मांस और अंडे से बिल्कुल दूर रखा गया। आपका मुख्य आहार क्या रहा है? मतलब आप रोटी ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, सब्जी ज़्यादा खाते हैं? उत्तर प्रदेश रोटी खाने वाला है। हाँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये तो चावल तो जो त्यौहार होता है जी उसमें बनता है। जी जी। और सब्जियों में आपको कौन सा पसंद है? आप कौन कौन सी सब्जी पसंद करते हैं? देखो भैया, एक तो करेला भरवा, करेला मेरे मन में आया अभी कि आप करेला पहले बोलने वाले हैं। जी। करेला भरवा करेला जी। और फिर आलू मटर वगैरह किसी के साथ मिला के। आलू की सब्जी तो कोई मिला के बनती है, अकेले आलू तो कोई बनाता नहीं है, लेकिन मेरे घर में कभी कोई अकेला आलू ही बनता था, उबाल के सूखा आलू छोंक के खाते थे। अच्छा। आलू का पराठा बहुत प्रिय था, आलू पराठा बहुत को वो मैंने भी सीख लिया था, मैं खुद बना खाता था अपना। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस उम्र तक आप जो स्वस्थ हैं, अभी मेरे ख्याल से आपको बीपी, शुगर ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आप हमेशा स्वस्थ रहें। क्या इसके पीछे क्या कारण आपको लगता है कि एक स्वस्थ रहने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों से परहेज करना चाहिए? ज़रूर बताएं आप। देखिए, एक तो ये रहा कि मुझे बचपन में पिताजी घूमने के लिए आग्रह करते थे। अच्छा, कसरत के लिए नहीं कहते थे मुझे, अच्छा, लेकिन आग्रह के लिए कहते थे कि धर्मपाल तुम पढ़ने वाले हो ना, पढ़ने वालों को घूमना चाहिए, सुबह सुबह की ठंडी हवा खाना चाहिए। तो जब बाहर हवा में घूमते हैं ना सुबह जल्दी उठ के, तो अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आती है, ऐसा मुझे कहा करते थे। फिर जब बड़ा हुआ तो पढ़ना शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि अच्छी किताबें सुबह पढ़ना चाहिए तो याद हो जाती है। याद की मेरे को बड़ी चिंता होती थी कि मेरे को याद क्यों नहीं रहता, हालांकि मेरे को समय में पूरे क्लास में पढ़ता, अच्छे नंबर लाते थे उसमें। खूब डट के। मैं जब वो लेक्चर देते थे ना, एक इंतजामुद्दीन सर करके थे भूगोल के, उनका तो मैं पूरा लिख लिया करता था। क्या? इतना मेरा क्विक हैंड राइटिंग था। तो एक बार लड़कों ने कहा, सर आप जो भाषण देते हो ये धर्मपाल ने पूरी लिख रखे हैं। तो लाओ कहाँ है, तो उन्हें पढ़े, भाई ये तो ऐसा लगता है अक्षरशः पूरा
अक्षर सा है, कहीं एक आधा अक्षर तूने गलत लिख दिया, अक्षर वो तरह से लिखने नहीं आया, ऐसे लिखा है, लेकिन ये तू अक्षर अक्षर कर दिया, कैसे करता तू? सर आप बहुत धीमे धीमे बोलते हो ना। अच्छा तब तक मैं लिख लेता हूँ। जी, चाय वाय पीते हैं आप? लाल चाय, दूध चाय, ऐसा क्या है आप? नहीं नहीं, लेकिन कभी कभी उस समय मेरे घर में मेरे पिताजी बहुत कड़े थे। अच्छा, किस चीज़ को लेकर? खाने पीने में। अच्छा। और वो इस बात की चिंता बहुत करते थे कि मेरा लड़का मांसाहारी नहीं हो जाए। अच्छा। मेरी दादी शिव भक्त थी, तो वो घड़ी घड़ी कहा करते थे, देखो अपने घर में मांस नहीं खाना, मैं मर जाऊँ तो मांस मत खाना, उनके यहाँ नहीं जाओ, अपने चाचा के यहाँ नहीं जाओ, अपने काका के यहाँ नहीं जाओ। डरती थी वहाँ तो हाँ, और जाते भी थे तो लेके जाते थे मेरे साथ में, या मेरे पिताजी लेके जाते थे और खाना खिला के ले आया करते थे, इसलिए मैं वहाँ मानता नहीं, मेरे को देखने तक नहीं दिया मेरे वहाँ। आपने शिक्षा को लेकर के जितना कार्य किया है बस्तर में, तो हम तो एक आध दो कार्य करके भी नियमित दिनचर्या नहीं रख पाते हैं। आपके सोने का वक्त क्या रहा है, उसको आपने फॉलो करने की पूरी कोशिश की, या जैसा वक्त था उस हिसाब से ढलते गए? मतलब 10 बजे सोना है तो 10 बजे सोना है, कभी 12 बज जाए, कभी 1 बज जाए, ऐसा कुछ होता था कि आपने उसके लिए भी एक अपना नियम बना रखा था? मेरा नियम था, मैं 9:30 10 बजे सो जाता था। अच्छा। लेकिन अगर कुछ काम है तो मैंने रात को 2 बजे तक भी किया। अच्छा, 2 बजे तक किया। अगर ज़रूरत नहीं है, कोई अति आवश्यक कार्य नहीं है, तो नियमित जो एक दिनचर्या थी उसको फॉलो करना ही। कोई वैचारिक जिसे करना हो, डालना हो कुछ चीज़ें वैचारिक, क्योंकि रात को ही अच्छी तरह एकांत होता है तो नए विचार करने में कोई व्यवधान नहीं आता। तो मेरे को रात को 1:30-2 बजे विचार आते थे। अच्छा, अभी भी आप सुबह टहलते हैं जैसा हम देख रहे हैं? वो तो नहीं। आप यहाँ जो राउंड मारते हैं लगभग कितने किलोमीटर हो जाते होंगे? 4-5 तो करता हूँ। 4-5 किलोमीटर सुबह भी और शाम को भी? नहीं, सब मिला के आजकल 4-5 किलोमीटर। आजकल 4-5 किलोमीटर। हमारे युवा साथी और दर्शक आपकी बातें सुन रहे हैं, स्वस्थ रहने के लिए आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगे? हम भी सुनेंगे, हम भी उसे फॉलो करेंगे, आप हमारे दर्शकों को भी बताएं। आम रूप से लोग समझते हैं, माता पिता समझते हैं, बच्चे समझते हैं हमको खूब खाने को मिलेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। खाना पीना के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना पीना चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप खूब खेलो कूदो, बच्चे हो तो खेलो कूदो, थोड़े बड़े होकर कुछ काम कर रहे हो तो आसन प्राणायाम करो, और फिर जो सामान्य आहार ही मिलेगा तो वो आपको पर्याप्त लाभकारी होगा, मानसिक रूप से भी। अरे मैंने प्रयोग करके देखे सब, मैंने खूब बढ़िया चीज़ें खाई और बिल्कुल साधारण खाना खाया, दाल रोटी चावल थोड़ा सा, लेकिन क्योंकि मेरे पिताजी दूध के शौकीन नहीं थे, लेकिन घी बहुत था। अच्छा, वो 8 दिन में 1 किलो घी खा जाते थे। 8 दिन में 1 किलो घी? उनके लिए अलग से आता था, हमारा अलग आता था। अच्छा, आप घी का सेवन करते रहे हैं? अभी भी करते हैं? अभी नहीं करता। अभी नहीं करते, अभी बंद कर दिया। लेकिन मेरा शरीर में घी भी मक्खन बना हुआ, मुझे मक्खन खिलाया गया। अच्छा। घर में गाय थी तो उसका मक्खन निकलता था, मक्खन मिलता था। ताऊ जी, जब आपकी बात होती है तो विनोबा भावे जी का नाम ज़रूर आता है। आप उनसे कैसे प्रभावित हुए? असल में मेरे शिक्षक थे, वो उन्होंने एक बार गांधी जी के बारे में बताया करते थे, पर एक बार उन्होंने विनोबा जी के बारे में बताया। अच्छा। और वो बताया पदयात्रा का, कि पदयात्रा करते हैं, बाकी सब छोड़ दिया उन्होंने। तो मैंने कहा इस ज़माने में, नए ज़माने में पदयात्रा क्या मतलब होता है? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं उनकी पदयात्रा में जाना चाहता हूँ। जब गया तो मैंने उनसे एक बात पूछा कि ये हवाई जहाज के ज़माने में पदयात्रा क्यों करते हो? पदयात्रा आज के समय, हाँ ठीक बात है। तो वो थोड़े मुस्कुराए, वो बोले मैं इसलिए करता हूँ कि तुम लोगों के साथ में, जो गांव में रहते हैं ना, उन लोगों के साथ में बातचीत कर सकूं और वो मुझसे बातचीत कर सकें और मैं उन तक पहुँच सकूं, जिससे कि मैं उनकी कुछ बातें सबके सामने ला सकूं। ताऊ जी, बस्तर आप आए, हमने काफ़ी कहानियाँ सुनी हैं, सच्ची घटनाएं सुनी हैं, लेकिन मैं आज आपके द्वारा जानना चाहता हूँ कि बस्तर में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? कैसे आपने निर्णय लिया कि आपको बस्तर आना है?
असल में क्या हुआ कि जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ रहा था तो मैं यहाँ की इधर की बात से पढ़ने का शौकीन था। तो जिन अखबारों में आती थी मैं उनकी कटिंग काट काट के रखता था। तो एक दिन ये खबर छपी कि बस्तर में 5-6 लड़कियाँ थीं, वो टाकरा लेके जंगल में गई और वहाँ एक टाइगर आ गया। अच्छा। उन लड़कियों ने, उनमें से 3 लड़कियों बीच में हो गई और 2 लड़कियाँ ऐसी हो गई आमने सामने। जी। उस टाइगर से लड़ी वो 15-20 मिनट और आखिरी में टाइगर भाग गया। वाह वाह वाह। ये एक न्यूज़ छपी थी जी। अखबार में। आपने उद्धार में पढ़ा उसको? मैं उसमें 8वीं क्लास में था। 8वीं क्लास में थे। मैंने कहा भाई, जहाँ लड़कियाँ ऐसी बहादुर हैं, उन लड़कियों को उस स्थान को देखने में जरूर जाऊँगा। अच्छा। ये मेरे मन में 8वीं क्लास में भाव पैदा हो गया जी, जी। कि मैं बस्तर जाऊँगा, अच्छा। देखने जाऊँगा कि जहाँ ऐसी बहादुर होती हैं कि वो टाइगर से टाकरा लेके लड़ सकती हैं और टाइगर को मजबूर कर देते हैं कि वो भागे। बस ये है बुनियाद। तो जब आप यहाँ आए तो उन गुड़िया लोगों से, बालिकाओं से आपकी मुलाकात हुई फिर? नहीं, यहाँ जब मैं आया तो संस्था में आया। जी। तो संस्था में यहाँ पर हम लोगों ने फिर मैंने उनसे लोगों से कहा कि तुम लड़कों को ही पढ़ा रहे हो या लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। मैंने सुना कि बस्तर में सारा काम, लगभग सारा काम, गृहस्थी का सारा काम या उनका संचालन काम जैसे आप हमारे यहाँ लड़के लोग करते हैं, यहाँ तो सब लड़कियाँ कमाती हैं। उसमें तो बहुत अब तो परिवर्तन आ गया है। जी जी जी। तो उनका आप कहीं कुछ करते नहीं हैं, उनके लिए स्कूल वगैरह कुछ है कि नहीं है। तो मैंने सोचा कि समय पहले तो शिक्षा देना जरूरी है। शिक्षा जरूरी है, ठीक। मेरे को लोगों ने बहुत कहा आर्थिक कार्यक्रम करो, ये करो, बहुत प्रस्ताव आए मेरे सामने। अच्छा, मैं यहाँ 5-6 महीने 2-3 बार आया हूँ जब मैंने यहाँ देखा। असल में तो यहाँ की प्रकृति मेरे को भाग गई। प्रकृति भाग गई। गरीब तो सब जगह दिखाई देती थी अपने देश में उस समय में। जी जी। आज से 40 साल पहले तो जहाँ जाऊँ वहीं गरीबी, वो लंगोटी और वो इसके सिवाय बहुत मुश्किल से दिखता था कपड़ा तो गाँव में। जी 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 जी। तो वो मेरे लिए उतना ज़्यादा आकर्षित करने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है और यहाँ जो सादगी है, और फिर जब यहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ महिलाओं का वर्चस्व है, जी, तो मैं सोचा करता था ये महिलाएं इतना काम करती हैं घरों का, इनको पुरुष मारते क्यों हैं? ये सवाल मेरे मन में घड़ी घड़ी आता था। और मेरे कई बार लड़ाई होती थी लोगों से। अच्छा। गाँव में भी मैं जहाँ काम करता था ना, अच्छा। और मेरी कई बार लड़ी हुई है। किस बात को लेके? इसको लेके मेरे को मालूम पड़ा कि अपनी बाई को मारता तो मैं पहुँच जाता था उसके। जी 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 जी। क्यों मार रहा है इसको? तो फिर इसी में से एक बात निकली। मैंने कहा कि जो लोगों ने कहा, मैंने कहा कि मैं एजुकेशन का काम करूँगा, जी, दूसरा काम नहीं करूँगा, आर्थिक काम मैं नहीं करूँगा। जी जी। 5-10 आदमी को रोजगार देना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य तो बहुत सारे लोगों के मानसिक रूप से तैयार करना, खड़े कर देना है गाँव को। तो उन्होंने कहा ठीक है आप करो। मैंने स्कूल शुरू किया। स्कूल में मैंने कहा कि नहीं मैं लड़कियों का ही खोलूँगा। जी जी जी। तो आज के समय में भी काफ़ी युवा हैं या NGOs चला रहे हैं जो इस तरह के कार्य करना चाहते हैं, तो आपसे उनको प्रेरणा मिलेगी। तो मैं जानना चाहता हूँ, जब बस्तर आप आए तो यहाँ तो आपके परिचय में कोई रहा नहीं होगा, तो आपका यहाँ रहना कहाँ हुआ और आपने किन से मुलाकात की? आपने कैसे अपने मन की बात कही कि मैं एक स्कूल खोलना चाहता हूँ? तो ये सब क्या था, थोड़ा सा मैं संक्षेप में जानना चाहूँगा। ऐसा क्या है कि यहाँ रायपुर के लोग जो है ना, सर्वोदय कार्यकर्ता, मैं रायपुर आता था जी। तो लोगों ने कहा कि यहाँ बस्तर भी एक जगह, और आदिवासी जैसे आपको धार आदिवासी क्षेत्र है, ऐसे यहाँ का आदिवासी क्षेत्र है, बहुत बड़ा आदिवासी क्षेत्र है, बल्कि उससे भी ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र धार के आदिवासी। और आज से 40-50 साल पहले तो यहाँ की स्थिति। जी जी जी। तो मैंने अपने मित्रों से कहा यार मेरे को बस्तर तो ले चलो, तुम मेरे को इधर उधर घुमा के ले आते हो, दूसरे दिन पदयात्रा कराते हो, भाषण दिलवाते हो, कहीं संस्था में दिलवा दिया, कहीं लड़कों के सामने दिला दिया, कहीं महिला के सामने दिला दिया, और मेरे को ले आते हो। तो मैं 6 महीने से यहाँ घूम रहा था, तो कोई मुझे गांव में ले जाने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा। तो जब मैंने उनसे कहा कि नहीं मैं वहाँ उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनके साथ पदयात्रा करना चाहता हूँ, संस्था को ऐसी संस्था मुझे ले चलो कि जो गाँव में काम करिए और एजुकेशन का कर रही हो तो बहुत अच्छा है। ठीक बात है। तो लिया मेरे को। तो ये पंडित पानी है ना जी, पंडित पानी, वहाँ एक संस्था थी छोटी जी, वो कर देखा, वहाँ 3-4 लड़कियाँ थी,
फिर 5-6 हुई। जब मैं आया यहाँ पर तो मैंने उसको बढ़ाना शुरू किया। मैंने 3 महीने में 30 लड़कियाँ कर दी। 3 महीने में 30 लड़कियाँ, 3 से? और जब मैं वो उनके जब पालक लोग आते थे, उनके मन में जो संदेह, आम संदेह होता है कि हमारी लड़कियों क्या होगा, घर के बाहर रहेंगी, जवान हो रही लड़कियाँ हमारी, 11-12 वर्ष में उस जमाने तो शादी की उम्र होती थी। जी 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 जी। तो वो सवाल मैंने कहा, भाई तुमको कुछ लगता तो साफ पता मेरे को, तुम क्यों नहीं भेजते लड़की यार, ये बताओ ना। तो बोला नहीं, लड़की भेजेंगे तो वो अकेली पराए लोगों के साथ रहती है। मैंने कहा भाई मैं तो अपनी बेटी की तरह रखूँगा, आप क्या चिंता करते हो कि ये पराया, मेरे को पराया मत समझा, ठीक बात है, मैं इनको बेटी की तरह रखूँगा। जी जी, अपने परिवार से किसी को बच्चे की शिक्षा दीक्षा के लिए सुपुर्द करना एक माँ बाप के लिए निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। लेकिन आपने जिस तरह से उन्हें जागरूक किया और उन्हें आप स्कूल तक लाए, तो आश्रम की शुरुआत उसी समय हो गई थी? वो 3 लड़कियाँ आई, 3 लड़के से 5-7 हुई, उससे 30 हो गई। 1.5-2 महीने में 30 हो गई थी। तो जब उन्हें देखा कि ये तो अजीब आदमी है, ये हम जितनी चिंता करते हैं उससे ज़्यादा चिंता ये करता है। और अब जो होता है, हम तो बच्चे थे, मेरे पास में 6-7 से उम्र से लेकर के 11-12 वर्ष तक की लड़कियाँ थीं, तो वो अपने घर में जाके बताया करती थी। तो उन लड़कियों ने मेरे लिए आत्मविश्वास पैदा किया घरों में। मैंने तो कुछ जाने नहीं किया, मैं तो उनकी भाषा नहीं जानता था, इसलिए मैं तो बच्चों के साथ ही सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक मेरा था कार्यक्रम। 9:30 बजे, 9:30-10 बजे तक मैं बच्चों को सुलाने के बाद में 10 बजे सोता था और कुछ न कुछ उनसे बात करते रहता था। लोगों ने कहा कि क्या समझते हैं गाँव के, मैंने कहा यार आदमी समझते हैं, लेकिन जब ये 100 वाले मेरे को सुनेंगे ये उनके दिमाग में जाएगा, क्योंकि मैं भी ऐसे गरीब परिवार का हूँ। तो मेरे को जहाँ मालूम पड़ता था कि सरोदय वालों का सम्मेलन है का, शिविर है का, वहाँ भाषण देने गांधी वाले लोग आ रहे हैं, मैं पहुँच जाया करता था। तो धीरे धीरे बातें सुन के वो मेरे दिमाग में आ गई और मेरे को समझ में आने लग गया। और हमने लड़ाइयाँ अंग्रेजी से लड़ी है, जो हम कहते हैं अंग्रेजी से लड़ी, वो अब समझ में आया कि हमने हथियार नहीं उठाया, इसलिए इसका मतलब नहीं समझ, हमने लड़ाइयाँ नहीं लड़ी हैं, लड़ाइयाँ तो लड़ी हमने। जी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में आपका भी नाम है, आपका भी योगदान आज़ादी में रहा है, तो निश्चित रूप से आपने तो काफ़ी करीब से उन परिस्थितियों को देखा है। लेकिन उससे मेरे को ये समझ में नहीं आता था कि बिना हथियारों की लड़ाई कैसे होती है। बिना हथियारों के वो तो लोग गांधी जी को सुना या गांधी जी के सब बारे में जो लोगों ने बताना शुरू किया, और मैंने घड़ी घड़ी सवाल किए, उनको तंग किया कि ये बिना हथियारों की लड़ाई कैसे होती है। अंग्रेज तो हथियार वाला आदमी है, सारी दुनिया के हथियार उसके सामने छोटे पड़ गए। क्या जवाब मिला फिर आपको? उन्होंने कहा इसलिए हमने हथियार नहीं उठाया, सारी दुनिया के हथियार उसके सामने छोटे हैं। गांधी जी इसलिए कहा कि इनकी नैतिकता को जो होगा, और ये स्वतंत्रता प्रिय है, एक एक बच्चा मर सकता है इंग्लैंड की स्वाधीनता के लिए। तो हम लोगों ने पहला जवाब भारतीयों ने किया उनसे कि जैसे तुम अपने स्वतंत्र रहना चाहते हो, हमको क्यों नहीं स्वतंत्र रहना देना चाहते हो? तुम्हारी स्वतंत्रता एक तरफा है, तुम हमको गुलाम बना के रखना चाहते हो, खुद स्वतंत्र रहना चाहते हो, ये कैसे स्वतंत्र? ये सवाल थे उस समय के लोगों के। जी जी जी, जो मुझे सुना गया। जी जी, मैंने कहा यार ये कुछ सोचने वाले हैं, और जो जवाब दे सकता है आदमी को जिनका गुलाम है, उनको जवाब अगर दिया जा सकता है ऐसे ढंग का, तो वो भी बहुत ऊंचा आदमी है। फिर बाद में पड़ा वहाँ लोकतंत्र, उनको तो कड़ी से कड़ी आलोचना सुननी पड़ती है पार्लियामेंट में। ठीक बात है। और अगर वो उत्तर देने वाला 1 घंटे बोलता तो विरोध करने वाले लोग 7 घंटे बोलते हैं। फिर मेरे शिक्षक ने जब मेरे को देखा कि ये बहुत इंटरेस्टेड है इसमें, तो वो मेरे वहाँ की पार्लियामेंट की जो खबरें हैं वो सुनाया करते थे रेडियो में। अच्छा, जी जी जी। तो मैंने देखा ये तो बहुत कड़वी आलोचनाएँ होती हैं, ये कैसा राज्य है? राजा तो एक बात अपने बारे में विरोध नहीं सुन सकता, और ये इसी के नाम लोकतंत्र है। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि हमको अपना, उनको मैंने गाली, हम लोग बचपन में क्या करते, गाली देने का हक अपने नेताओं को। हम तो गाली मानते थे, उसको चाहे जो कह रहे हैं, तुमने ये नहीं करा, तुमने ऐसा नहीं करा, तो हमको तो बड़ा आश्चर्य लगता था। तो राजा क्या रहने वाले थे हमारे पिताजी, तो राजा तो के बारे में तो एक शब्द बोल नहीं सकता था। लेकिन जब बाहर जाना शुरू किया, पढ़ना लिखना शुरू किया, तो वहाँ देखा, वहाँ तो बहस हो रही है सब अच्छी तरह से।
बस ये मेरी शुरुआत सामाजिक जीवन में आने की। बहुत संघर्ष रहा है, बहुत चुनौतियाँ रही हैं, और वो हम बातचीत के माध्यम से या आप हमको उसे शब्दों में आप बता भी नहीं पाएंगे जो चुनौतियाँ उस समय आपने देखी हैं, जिस मुकाम पर आज आपके आशीर्वाद से, आपकी मेहनत से यहाँ के बच्चे पहुँचे हैं। शिक्षा से बच्चों को खेल की तरफ लाने के प्रति कैसे रुचि बढ़ गई? आज डिमरा फाल का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है खेल को लेकर के, ये कैसे शुरुआत हुई? देखिए, मैं खुद वॉलीबॉल का प्लेयर हूँ, अपने कॉलेज का फर्स्ट इसका प्लेयर हूँ मैं। एथलेटिक्स, मैं फुटबॉल नहीं खेलता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मैंने खेल खेले, मेरा चयन हुआ वो यूनिवर्सिटी में, वो वॉलीबॉल है। तो खेल के प्रति मेरी रुचि थी पूरी। मेरा सुबह के 2-2.5 घंटे और शाम के 2-2.5 घंटे, मैंने 4-5 घंटे खेल में बीतते थे। ओह जी जी। पढ़ने में मेरा दिमाग शायद तेज था, मैं एक बार पढ़ लिया करता था, या अपने स्कूल में पढ़ लिया मैंने तो और होमवर्क कर लिया, मेरा काम मतलब सेकंड क्लास पास हो जाता था। वाह वाह, क्या बात। मेरे को ज़्यादा पढ़ना, मैंने ज़्यादा पढ़ना वढ़ना नहीं किया है। फिर मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे गांधी जी के ऊपर किताब दे दी। उनकी जो अहिंसा की लड़ाइयाँ हैं वो तो बड़ी अजीब हैं। वो तो डंडे खा रहे हैं तो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, मार खा रहे हैं तो मारो हमको। मैंने कहा ये कैसा आदमी है? ये तो जैसे अपने पुराने ज़माने के संत लोग थे उनकी तरह का आदमी है। ये राजनीति कैसे बन गया? ये तो संत आदमी है। ठीक बात। बस ये इस बात ने मेरे को रखी। बस्तर में जो समस्या है, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आपको लगता है अहिंसा से वो ठीक हो पाएगी आज के समय में? देखिए, मेरा विश्वास ये कहता है कि अगर हम प्रयत्न करें, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो वो टिकी रहेगी, लेकिन अगर हम प्रयत्न करेंगे तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। क्योंकि अहिंसा भी आज अहिंसा केवल एक आध्यात्मिक साधना नहीं रहा है, और बहुत पुराने ज़माने में जो हमारा इतिहास है या जिनको हम पुराण वगैरह कहते हैं उनको पढ़ते हैं, तो उसमें लोगों ने इसी आध्यात्मिक साधना के बल पर हिंदुस्तान का बहुत सारा जो परिवर्तन किया है वो तो यहाँ साधु महात्माओं ने किया, राजाओं ने हिंदुस्तान नहीं बनाया। हिंदुस्तान का निर्माण तो साधुओं के और संतों के द्वारा ही हुआ है, ऐसा मानते हैं हम लोग, ऐसा कहते हैं, हमको समझा भी गया है हमको। तो हम मानते हैं कि अहिंसा में भी ताकत है, अगर वो लड़ने के लिए तैयार हो जाए, अगर वो मरने के लिए तैयार हो जाए, तो इससे बड़ी बात तो कुछ होती नहीं है। हम लगातार सुन रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं परम आदरणीय हमारे धर्मपाल सैनी जी से, और फिलहाल आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। और जाते जाते हम सैनी साहब से, आदरणीय सैनी साहब से हम चाहेंगे कि हमारे आपको आशीर्वाद के कुछ वचन दें। आप हमें आशीर्वाद स्वरूप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, हमें जो यहाँ मौजूद हैं? देखिए मित्रों, आप लोग आते हो और ये पूछते हो भाई आप क्या करते हो, तो मेरे को कभी कभी बड़ा लगता है कि मेरे में तो कमजोरियाँ बहुत सारी हैं। मेरे में गलत फहमी तो नहीं आ जाएगी मित्रों में अगर अपनी कमजोरी बताऊंगा तो, लेकिन फिर मेरे मन में आता है कि नहीं, सच तो बोलना ही चाहिए। लेकिन अभी तक किसी ने मेरी कमजोरी पर ध्यान नहीं दिया, ये मेरे लिए ईश्वर की कृपा। और कमजोरियाँ क्या थी, मैं कभी कभी खाने का बड़ा शौकीन था। मैं अभी खाना खा के उठा हूँ और कोई कहे धर्मपाल भाई ये आलू का पराठा है, तो मैं कहता ला यार, खाना खा के आया हूँ मैं, और अगर मेरे मित्र किसी ने कहा कि आलू का पराठा है, ये आपकी कमज़ोरी रही है तो पर आपके ध्यान, आपके आसन प्राणायाम, आपके दिनचर्या का जो आपने सिद्धांत, जो नियम बना के रखे थे, उस आलू पराठे ने उसको भी आपको फ़ायदा पहुंचाया, जैसे कि आपने कहा। और काफ़ी बातें हैं दर्शकों, लेकिन आज के समय में जितना आदरणीय सर जी ने बताया उसका कुछ हिस्सा भी अगर हम फॉलो कर लें तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, और आपने बस्तर में आकर के जो शिक्षा की क्रांति जो दी है उसके लिए बस्तर की भूमि आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है।
और मेरे मन में काफ़ी समय से था कि मैं आपसे मिलूं, और मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था कि मैं आपसे बातचीत करूं, इंटरव्यू, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इसी बहाने मैं आपके साथ इतने समय तक बैठा, आपने मुझे समय दिया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और मैं चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बने रहे, और यूं ही बस्तर जो है न केवल शिक्षा बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कई ऐसी समस्याओं से ये घिरा हुआ है जिससे वो निजात पाए, बस्तर आगे बढ़े। और बस्तर को लेकर के एक अंतिम सवाल बस मैं आपसे करना चाहता हूँ कि बस्तर को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे जनप्रतिनिधियों को, हमारे प्रशासनिक जो सेवा में है, उन्हें क्या प्रयास करना चाहिए? जब यहाँ मैं आया तो सब लोगों ने मुझे कहा था कि खादी ग्राम उद्योग काम शुरू करेंगे, कुछ आर्थिक इनको रोजगार देंगे। यहाँ मैं 2-3 महीने घूमा और सब देखा तो मुझे लगा कि यहाँ शिक्षा जीरो है। शिक्षा जीरो है। उस समय जगदलपुर के हायर सेकेंडरी स्कूल में मात्र 6 लड़कियाँ पढ़ती थी, बस्तर हाई स्कूल। तो मैंने कहा यार लड़कियों की शिक्षा है ही नहीं। और विनोबा जी ने एक बार कहा था कि लड़की पढ़ेगी तो 2 घर सुधर जाएंगे, लड़का पढ़ेगा तो एक ही सुधारेगा। तो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ था विनोबा जी का। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ 2 घर सुधारूंगा भाई, मैं लड़कियों को पढ़ाऊँगा यहाँ। और लड़कियाँ सारा काम कर रही हैं। उस समय तो सारा काम लगभग लड़कियाँ करती थी, लड़के तो शराब पिया पड़े में अपना ये खा लिया, वो खा लिया, वहाँ चिड़िया मारती, वहाँ कर लिया, उसको भूल लिया, उसको कर लिया। तो मैंने कहा सारा काम तो यहाँ लड़कियाँ ही करती है, सारा काम जिम्मेदारी तो लड़की होगी। जो जिम्मेदारी दूसरी जगह लड़के निभाते हैं, यहाँ लड़कियाँ निभाती हैं। मैंने कहा लड़कियों को इसको शुरू करो, बस यहाँ से शुरू होता है। सर की बातों से ऐसा लग रहा है कि सर ने सभी समस्याओं के निवारण के लिए एक ही मंत्र दिया है, और वो है शिक्षा। किसी भी समस्या को अगर हमें दूर करना है, ख़ासतौर पर बस्तर जैसे इलाके में, तो शिक्षा महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, आपने इस कार्यक्रम को देखा, अपना समय दिया, और मैं अपनी ओर से, आपकी ओर से हमारे परम आदरणीय पद्मश्री धर्मपाल सैनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपना समय दिया, इतनी ज्ञान की बातें हमें बताई, और बस्तर भूमि पे आपका आगमन हुआ, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। जो एक बात मेरे मन में रह गई है, मैं कहे बिना मानूंगा नहीं आपसे। बिल्कुल, आप बड़े धन्यवाद मुझसे दे रहे हैं, और वो ये है कि मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि मैं इनका कुछ हित कर दूं। मेरे मन में हमेशा ये रहा कि इनको पढ़ कर के योग बना दिया जाए कि ये अपना सब काम करें। मेरा लक्ष्य उनकी सहायता करना नहीं रहा, उनको योग बना के अपनी सहायता खुद करना रहा। कितनी बड़ी बात है। मैंने पूरा काम इस बेस पे किया। इसलिए मेरे आप कहीं किसी भाषा में ये नहीं पाएंगे कि ये हमारी संस्था ने इनको ऐसा कर दिया, ये कर दिया। इनने हमको एक मौका दिया। ठीक बात है, सेवा का ये अवसर। आए हमारे पास में, इन्होंने हमको मौका दिया, इतना बड़ा हमारा नाम हो गया, कौन पूछता है हमको। यही तो आपकी सोच है कि पूरे हमारे देश के लोग, हमारे अंचल के लोग आपके दीवाने हैं, और यही तो आपसे प्रेरणा लिया जा सकता है कि इतनी उपलब्धियां, पद्मश्री और इतना कुछ पाने के बाद भी आप जितने सामान्य रूप से रहते हैं वो आज के समय में संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे आपका आशीर्वाद भी मिले और बस्तर विकास के पथ पर आगे बढ़े, और शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर बस्तर बहुत आगे बढ़े। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नमस्कार।